इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिल्म RRR ने रचा इतिहास। RR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार में सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं लोग। CBI और ED के छापे का मुद्दा विधानसभा में छाया रहा। पक्ष ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। भाकपा माले ने कहा भाजपा ने तमिलनाडु मुद्दे पर भ्रामक खबर फैलाई। और NMCH के लापता डॉक्टर संजय कुमार की जानकारी देने वालों को पुलिस देगी 2 लाख का इनाम। अब समाचार विस्तार से। नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। इसके साथ ही इसने इन ब्लॉकबस्टर गानों को भी पीछे छोड़ दिया। ऑस्कर 2023 के विजेताओं की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड शो में भारत ने अपना परचम लहराया है। साउथ की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रचते हुए सम्मान अपने नाम कर लिया है। MM कीरावनी ने इस पुरस्कार को हासिल करते हुए अपने भाषण से हर किसी का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, नाटू नाटू ने इस जीत से मशहूर सिंगर्स रिहाना और लेडी गागा के गानों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्कर 2023 का अवार्ड लेने के लिए गाने के कंपोजर MM कीरावनी स्टेज पर पहुंचे। सम्मान हासिल करने के बाद उन्होंने गाना गाते हुए स्पीच दी। MM कीरावनी ने इसे संभव बनाने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने शब्दों से सबका आभार व्यक्त किया। अवार्ड मिलने की खुशी कीरावनी के चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। गौरतलब है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स स्थित डोल्बी थिएटर में हुआ था। नाटू नाटू गाना फिल्म RRR का है। इसे साउथ के प्रसिद्ध डायरेक्टर SS राजामौली ने बनाया। इस फिल्म में टॉलीवुड सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के साथ साथ बॉलीवुड सितारे अजय देवगन और आलिया भट्ट भी है। इस पैन इंडिया फिल्म ने भारत में 750 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसका कलेक्शन 1100 करोड़ से ज़्यादा का रहा है। ऑस्कर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी और कहा कि ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। वहीं सभी फिल्म सितारों ने भी ऑस्कर मिलने पर इस फिल्म को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट नहीं देते लोग। नरेंद्र मोदी की जाति का कोई भी नहीं है, फिर भी उन्हें वोट मिल रहा है। उन्होंने कहा बिहार के लोगों को पढ़ाई, कमाई और दवाई तीनों के लिए मजबूरी में बिहार से जाना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति लालू जी के जंगल राज के जैसी हो गई है। सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जाति चुनाव में एक तथ्य है और चुनाव में केवल वोट जाति पर नहीं पड़ रहे हैं। बिहार में 20% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं और वो लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं। वो RJD को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि भाजपा के सामने उनको केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो जाति पर वोट नहीं करता। जितने लोग रजिस्टर हो जाएंगे उनको कुछ सामूहिक सुविधाएं जो आप प्रोफेशनलिज्म के विभिन्न पैरामीटर्स के अंदर दी जा सकती हैं वो दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आप जातीय बंधन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? तो बिहार में नहीं, देखिए जाति सिर्फ एक फैक्टर है। मैं ये रोज बात ये कहता हूँ, जाति सिर्फ एक फैक्टर है। चुनाव में वोट सिर्फ जाति पर नहीं पड़ता है। 20% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। मुसलमान वोटर 20% है। वो तो जाति पर वोट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ इसलिए RJD को वोट कर रहा है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ उसके पास एक ही विकल्प दिखता है RJD।
इसी तरीके से समाज का एक बड़ा वर्ग है जो जाति पर नहीं वोट करता है, वो भाजपा को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो आरजेडी को वोट नहीं कर सकता है। कई लोग इसलिए वोट करते हैं कि उनको भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू मुसलमान के विषय में रुचि है। जाति एक पहलू है, जाति एकमात्र पहलू नहीं है। अगर जाति एकमात्र पहलू होती तो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को जो यहाँ वोट मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के जाति के तो लोग बिहार में नहीं रहते हैं। उनको वोट तो दूसरे वजहों से मिल रहा है, या राष्ट्रवाद के नाम पर मिले, हिंदूवाद के नाम पर मिले, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर मिले। तो सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं। जो लोग सर आपके पास समस्याएं लेके आ रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, तो उसके समाधान के विषय में भी आप कोई प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रोज मंच से कहता हूँ, समाधान, लोगों की समस्या का समाधान आपके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। अगर आप अपने बच्चे के लिए शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प लेकर शिक्षा पर वोट करना पड़ेगा। अगर आपके गांव में स्कूल नहीं चल रहा है और प्रशांत किशोर आकर अगर स्कूल बनवा नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? आपके गांव में आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, आप उसको, वो पढ़ नहीं रहा है, वो खिचड़ी खाकर घर वापस आता है और आप उस बात की चिंता नहीं करते हैं और आप जाति पर वोट कर रहे हैं या राम मंदिर पर वोट कर रहे हैं या भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपका लड़का बेरोजगार ही रहेगा, मजदूर ही बनेगा। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर ही बनेगा। ये बात हमारा काम है समाज को जाकर बताना इस बात को। समाज अगर इस बात को समझेगा, इसका संज्ञान लेगा, इस पर वोट करेगा तो चीजें अपने आप सुधरेंगी। उन्होंने सड़क की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि यदि राष्ट्रीय और राज्य हाईवे की बात छोड़ दे तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति, जो ग्रामीण कार्य विभाग या पंचायती राज के अंतर्गत आती है, उन सड़कों की स्थिति आज भी वही है जो लालू जी के जंगल राज के समय थी। जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो 2015 में अनुमान था कि नालियों और गलियों के पक्कीकरण पर करीब 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मैं आज 5-6 महीने से घूमने के बाद ये बता सकता हूँ कि आज भी ज्यादातर गाँव में नालियों और गलियों के पक्कीकरण की जो समस्या है वो आज भी करीब करीब हर गांव में, हर घर से सुनने को मिलती है। योजना में उस समय ये तय किया गया था कि हर घर के नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा, उन नालियों को लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। मुझे ये व्यवस्था कहीं गाँव में नहीं दिखी। गाँव में रोड के किनारे बेतरतीब बनाए हुए कुछ नाले जरूर दिखते हैं। इन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया है, न इन नालों से पानी को बाहर निकालकर निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। ज्यादातर गांवों में ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान की तरह बन गए हैं, जिसमें पानी, जल जमाव या कूड़ा जमा हुआ है, उसमें पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैं अगर पूरे अपने यात्रा का अनुभव अभी तक अगर आपसे साझा करूं तो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता, हर सरकारी विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार और तीसरा सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी। ये तीन जो शब्द हैं, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, इसकी चर्चा समाज में हर व्यक्ति कर रहा है। चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य नागरिक हैं, हर व्यक्ति इन 3 चीज से परेशान है। अफसरशाही से हर व्यक्ति परेशान है, जनप्रतिनिधि और समाज में रसूख रखने वाले लोग भी परेशान हैं। जो विभागों में भ्रष्टाचार है, हर व्यक्ति मानता है कि सरकार में कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के हो सके। और तीसरा, कोई सरकार की योजना नहीं है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, जिसमें अफसर और जनप्रतिनिधि व्यवस्थित तरीके से पीसी नहीं काट रहे हैं। कुल मिला जुलाकर 2 क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, सड़क और बिजली, जिसमें कुछ सुधार दिख रहा है। बिजली जरूर हर जगह आ गई है, लेकिन बिजली को लेकर जो एक समस्या नई खड़ी हो गई है कि लोगों की नजर में बढ़े हुए और गलत जो बिल आ रहे हैं, लोगों ने 2000 से 1.25 लाख रुपए तक के बिल दिखाए और ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि उनका बिल गलत है और एक बार गलत बिल आ गया, आपका कनेक्शन कट गया तो लोग महीनों तक अदालतों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। सड़कों की जो स्थिति है उस पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जरूर नेशनल और स्टेट हाईवे की स्थिति सुधरी है, सड़क जरूर कुछ बेहतर है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की जहां तक बात है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति जो आरईओ की, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है या पंचायती राज के जो सड़क है, उसकी स्थिति कमोवेश लोग बताते हैं वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी।
सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का मुद्दा विधानसभा में छाया रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने कहा कि केवल विपक्षी नेताओं को ही सीबीआई और ईडी के छापे पड़ेंगे। सब सत्ता पक्ष के नेता क्या दूध के धुले हैं? यह तो सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए, केवल विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई के छापे क्यों पड़ रहे हैं? ये तो पहले हम आप लोग से पूछेंगे, क्या विपक्ष के लोगों में ही सिर्फ सीबीआई, ईडी और आईटी का रेड होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद दूध के धुले हुए हैं? ये तो आप लोग को चिंता करनी है। और ये खामखा चुनाव का वक्त है, जब आने वाला 17 में उन्होंने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच हुआ, सब हुआ, फिर से अब चुनाव आ रहा है, फिर से कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। और आपको बता दें, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अगर विपक्ष को तंग करती रहेगी खामखा, तो जनता उनको उखाड़ 2024 में फेंकेगी और उनकी सरकार बेदखल होगी। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुश है, तेजस्वी यादव अगर जेल चले जाएंगे तो सीएम का रास्ता साफ रहेगा। ये तो आदरणीय है, सुशील मोदी से आपको पूछना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम महागठबंधन में हैं, तो फिर उनके बोलने का मतलब क्या रह जाता है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, करना नहीं जानती है। चाहे वो नौकरी देने की बात की हो युवकों को, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, सिर्फ सुनते रहिए 2014 से। जमीन पर कोई काम नहीं और सिर्फ विपक्ष को तंग करने का काम है। जनता सब देख रही है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि सरकार विपक्ष को एकजुट नहीं देखना चाहती। लालू प्रसाद यादव को तकरीबन 30 साल से सीबीआई ईडी तंग कर रही है। 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इससे डर के सीबीआई और ईडी को पीछे लगा दी है। बीजेपी ने खुद ही सर्वे कराया है, जिसमें 40 से 40 राजद को दिखाया बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पिछले 30 वर्षों से ईडी और सीबीआई तंग कर रही है। और चूंकि 24 नजदीक है चुनाव लोकसभा का और बिहार से बीजेपी सुपरा साफ हो रहा है और 40 का 40 जो सर्वे आया है उसमें 40 का 40 सीट महागठबंधन को दिखा रहा है, तो बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इसी घबराहट में गलती पर गलती किए जा रहे हैं। और ये बीजेपी झूठा प्रचार है, मशीन है। रोज वो ट्विटर पर जहां तहां वो प्रचार कर रही है कि ये पकड़ाया वो पकड़ाया। मैं कहूंगा कि जिसने छापामारी किया है वो सार्वजनिक करे, वो बयान दे। ये तो बीजेपी का बयान है कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, तो बीजेपी का है। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र में बैठे एक मंत्री जिनके यहाँ 5 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया था और विदेशी मुद्रा भी पकड़ाया था, करेंसी, क्या केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की? और राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि उनके राज्य का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वैसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए जिनके घर पर 5 करोड़ रुपया और विदेशी करेंसी मिला है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे 2-4-5 गो लोग को बंद कीजिएगा, तो ये सब शांत हो जाएगा। कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र बोलेंगे क्या कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से, जैसे अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जहां कानून बना लिया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति के ईडी का छापा और सीबीआई का छापा उनके यहाँ नहीं पड़े, सहमति ले उसके बाद करे। ये जब मन कर रहा है सुबह चल जा रहा है, शाम में चल जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। देश की जनता भी समझ रही है और आप पत्रकार भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार पर किस तरह से सीबीआई और ईडी का हमला हो रहा है। ये हमला उनका नहीं हो रहा है, ये केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का गद्दी खिसकता दिखाई दे रहा है। इसलिए उन राज्यों के नेताओं पर छापामारी हो रही है जहां इनका सीट आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो बोलेंगे कानून बनाए, मैं मांग करूंगा, कानून बनाना राज्य सरकार के और सरकार का काम है। हम मांग करेंगे कि इस तरह का कानून अन्य राज्यों में जो बना है वो ये बिहार राज्य में भी वो लागू हो, कानून बने बिना राज्य सरकार की सहमति से सीबीआई और ईडी ना आए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Primary School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities.
So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष माफी मांगो, माफी मांगो, माफी नेता प्रतिपक्ष माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, फैलावे के जुर्म में नेता प्रतिपक्ष माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। होली के बाद विधानमंडल का आज पहला दिन है। बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले भाकपा माले के विधायक तमिलनाडु के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा उठाए जाने पर कहा कि यह केवल फर्जी साबित हुआ और नेता प्रतिपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु और बिहार के बीच में विपक्ष के द्वारा जानबूझकर यह खबर फैलाई गई कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप को गिरफ्तार करें। ये बिल्कुल ही कहा जाए कि ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि तमिलनाडु और बिहारी मजदूरों के बीच में कोई ये झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि ये कृत्रिम ढंग से भाजपा और संघ परिवार जो है ये झगड़ा पैदा करके, तनाव पैदा करके बिहार में ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये बात साबित हो गई और मनीष कश्यप जिसने वीडियो बनाया, फेक वीडियो बनाया, वो भागा भागा फिर रहा है। अगर वो सही है तो वो अपनी गिरफ्तारी दे और अपना पक्ष रखे। मैं समझता हूं कि बिहार विधानसभा का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष ने गुमराह पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए किया और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से, देश की जनता से। और दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को विफल करना चाहती है। अपने इस घृणित कार्रवाई से बाज जाए और देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करना बंद करे। बिहार सरकार से भी हमारी मांग है कि शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली शीघ्र शुरू करे और जितने खाली पद हैं सब पर वो जल्द से जल्द बहाली करे। NMCH के लापता डॉक्टर संजय कुमार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वालों को पटना पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। इस बात की जानकारी पटना के SSP राजीव मिश्रा ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। पुलिस के अनुसंधान पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच SSP ने कहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना SSP की माने तो अब तक 100 CCTV कैमरे को खंगाला गया है। गांधी सेतु पर डॉक्टर द्वारा गाड़ी से उतरने और पैदल जाने वाला CCTV फुटेज सेंट्रल साइबर फॉरेंसिक लैब दिल्ली को भेजा गया है। SSP ने कहा कि अब तक करीब 500 मोबाइल का वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है और उसका विश्लेषण भी पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। SSP ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि डॉक्टर के लापता होने के मामले में अब तक कोई आपराधिक घटना का साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। अभी तक इस तरह की कोई ठोस बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर भी सूचनाएं साझा करने की प्रयास कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है उस तरीके से हम लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों में भी सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के प्रयासन के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हम लोग 1 से 2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जहाँ से व्हीकल मिला है वो गंगा नदी के बहुत किनारे नज़दीक की जगह है, वहाँ से 100 मीटर बाद ही काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है। इसलिए एक संभावना के रूप में देखते हुए हम लोगों ने जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और SDRF के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक
प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 10 तारीख को एक अज्ञात शव भी मिला था जो नीचे गंगा में था, उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आलमगंज थाने में अलग से यूडी केस किया गया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम उस ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3, 4, 5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर जो है आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग आधार पर। हम ये नहीं कह रहे कि सारे संदिग्ध लोग थे, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने 500 नंबर आइडेंटिफाई किए थे। उन सभी का भी विश्लेषण किया गया, उसमें कई लोग जो पूछताछ भी की गई है। इस विश्लेषण में भी अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि किसी प्रकार के अपहरण की घटना या कोई और जो है जोर ज़बरदस्ती की गई है। हम लोग फर्दर ये भी प्रयास कर रहे हैं इन नंबरों के विश्लेषण से कि घटना के समय जो लोग वहाँ से गुजरे हों उनके आसपास से जो किसी भी तरीके से उनकी किसी गतिविधि को देख पाए हों उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के जो दूसरे तरीके हैं उन टेक्निक्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस संबंध में जो फोरेंसिक लैब्स हैं और आर्थिक अपराध इकाई से भी हम लोग लगातार सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। एक जो घटना स्थल है जहां उनके द्वारा गाड़ी छोड़ी गई है गंगा के नज़दीक है, तो एक संभावना के रूप में हम लोगों ने गंगा के किनारे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं वहां के जो पुलिस कमिश्नरेट है बंगाल में और डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया है। उनको फॉर्मर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है पूरा डिटेल और फ़ोटो के साथ, कलर फ़ोटो के साथ, और उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर इस संबंध में कोई सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की तो वो सूचना हमारे साथ शेयर करेंगे। इस संबंध में सिटी एसपी साहब के ऑफिस से भी लगातार जो गंगा के किनारे थाने हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और वहाँ कोई भी इस तरह के अगर कोई अज्ञात शव या कुछ मिलता है तो उसकी भी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिल्म RRR ने रचा इतिहास। RR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार में सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं लोग। सीबीआई और ईडी के छापे का मुद्दा विधानसभा में छाया रहा। पक्ष ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। भाकपा माले ने कहा भाजपा ने तमिलनाडु मुद्दे पर भ्रामक खबर फैलाई।
और एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार की जानकारी देने वालों को पुलिस देगी 2 लाख का इनाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।